ये शख्स जिसकी आप तस्वीर देख रहे हैं ये इंडिया का असल हीरो है, जिनका नाम है मनमोहन सिंह। ये इंडिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म भी हैं, लेकिन ये वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया की डूबती हुई इकॉनमी को बचाया और इंडिया को बैंकरप्ट होने से बचाया। इंडिया ने इकोनॉमिकली ऐसे क्या डिसीजंस लिए कि जिसकी वजह से आज इंडिया की इकॉनमी काफ़ी हद तक स्टेबल है और पाकिस्तान जो उसी दौर में तेज़ी से तरक्की कर रहा था, आज वो इंडिया के मुकाबले में कहीं नज़र ही नहीं आता। इस सारे सिनेरियो पे आज बात करेंगे। वीडियो को आपने पूरा देखना है और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज एक नए टॉपिक पे बात करते हैं और ज़रा तारीख़ की बात करते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए और जब इन दोनों ममालिक की बात होती है तो इनके दरमियान एक हमेशा से एक मुकाबला है, चाहे वो स्पोर्ट्स को देख लें, वो किसी भी फील्ड को देखें। तो जब ये दोनों मुल्क आज़ाद हुए तो पाकिस्तान वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड था, लेकिन इंडिया को काफ़ी चैलेंजेस का सामना था। और इंडिया को जो सबसे बड़े चैलेंजेस का सामना था उस दौर में 1947 से लेकर 1990s तक, वो था इंडिया की इकॉनमी। क्योंकि इंडिया की इकॉनमी 1980s से इतने को बुरे हालात का शिकार हो गई थी और 1990s के करीब जाके तो इंडिया के पास सिर्फ़ और सिर्फ $1.2 बिलियन के रिज़र्व बचे थे। मतलब कि वो सिर्फ़ और सिर्फ 3 वीक्स का ऑयल ही इंपोर्ट कर सकती थी। उनके इस हालात में पहुंचने की सबसे बड़ी वजह थी इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन हुक्मरानों की सोच। क्योंकि इंडिया की जो इकॉनमी थी वो गवर्नमेंट खुद कंट्रोल करती थी। इंडिया में कौन सी चीज़ का रेट कितना होगा, कौन सी चीज़ कितने की बिकेगी, कौन सी फैक्ट्री इंडिया में ओपन होगी, कौन सी फैक्ट्री इंडिया में ओपन नहीं होगी, मतलब ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। इंडिया में किसी भी फैक्ट्री अगर ओपन होनी है तो उसका लाइसेंस भी गवर्नमेंट ही जारी करेगी और इस सारे सिनेरियो को इंडिया में लाइसेंस राज के नाम से भी याद रखा जाता है। और लाइसेंस राज में जो फेवरेट बंदा होता था उसको तो फैक्ट्री खोलने की इजाज़त मिल जाती थी, लेकिन जो नहीं था उसको नहीं मिलती थी। और इस सारे दौर में बहुत ज़्यादा करप्शन होती थी, बहुत ज़्यादा पैसा खाया जाता था। किसी भी फॉरेन कंपनी को इंडिया में इन्वेस्ट करने की इजाज़त नहीं थी। इंडिया IMF के पास जाने के लिए भी नहीं तैयार था, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर IMF के पास गए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, जिसकी वजह से आवाम बाहर निकल आएगी और हमें अगले इलेक्शन में वोट लेने के लिए बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये तो थी इंडिया की सोच, क्योंकि इंडिया जो है वो रूस को अपना बहुत बड़ा इत्तेहादी समझता था। लेकिन 1990s में जब सोवियत यूनियन का ख़ात्मा हुआ, इंडिया की इकॉनमी तो पहले बहुत ज़्यादा मसाइल में गिरी हुई थी। इनके मसाइल में एक इजाफ़ा और हुआ कि इंडिया जो ऑयल इंपोर्ट करता था उस दौर में पहली गल्फ़ वॉर स्टार्ट होगी और इराक़ ने कुवैत पे अटैक कर दिया। US ने इसमें एंट्री डाली और US ने कुवैत को सेव करने के लिए इराक़ पे अटैक कर दिया और इस सारी सिचुएशन में जो ऑयल था उसकी इंपोर्ट बंद हो गई और उसकी प्राइसेस जो थी वो बहुत ज़्यादा हाई पे चली गई, जिसने इंडिया के मसाइल में और इजाफा कर दिया। उस टाइम इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर थे चंद्रशेखर, और उस टाइम भी इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट यानी कि इत्तेहादी गवर्नमेंट थी, 2 से 3 पार्टीज़ ने मिल के गवर्नमेंट बनाई हुई थी और चंद्रशेखर को कांग्रेस की हिमायत हासिल थी। कांग्रेस के उस टाइम के लीडर राजीव गांधी ही चंद्रशेखर को डिक्टेट करते थे कि कौन सी डिसीजन कैसे लेनी है और क्या करना है। जब चंद्रशेखर को तमाम तरह से हालात जो हैं वो डूबते हुए नज़र आए, कश्ती डूबती हुई नज़र आई, तो फाइनली इंडिया ने जो है IMF में जाने का फ़ैसला किया। हालांकि उनको पता था कि ये एक बहुत डिसीजन जो है वो हमारे ऊपर बैकफायर करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब कुछ ना नज़र आ रहा हो तो बंदा जो नहीं चाहता वो भी करता है। तो इंडिया का जो वफ़द है वो IMF के पास चला गया और IMF ने उनके सामने 3 डिमांड्स रखी। उन्होंने कहा सबसे पहले तो आप इकॉनमी की लिबरलाइजेशन करें, दूसरे नंबर पे इसकी प्राइवेटाइजेशन करें, लाइसेंस राज का ख़ात्मा करें और फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दें और इंडियन गवर्नमेंट जो हर चीज़ की कीमत खुद कंट्रोल करती है उससे भी आज़ाद करे और कंपनीज़ अपने प्रोडक्ट्स की कीमत खुद तय करें। जब ये इतना बड़ा पर्चा चंद्रशेखर के सामने आया तो वो कोई इस पे मज़ीद पेशरफ़ नहीं हो सकी और इंडिया जो है वो फिर जाके अमेरिका की झोली में बैठ गया और उन्होंने अमेरिका को कहा
कि हमारे जो है वो इस जो IMF है उसके साथ डील कामयाब करवाएं। इस सारे मामलात में राजीव गांधी जो कि कांग्रेस के लीडर थे, उन्होंने अपनी जो सपोर्ट थी वो चंद्रशेखर गवर्नमेंट से एंड कर दी। और चंद्रशेखर गवर्नमेंट जब IMF के पास गए और सारी उन्होंने कहा कि हम आपकी शराइत मानने के लिए तैयार हैं, तो उन्होंने कहा आप किस हैसियत से आए हैं, आपकी तो सरकार ही ख़त्म होगी, आपकी तो इंडिया में गवर्नमेंट ही एंड हो गई है। इस सारे सिचुएशन में और मज़ीद हालात जो हैं वो ख़राब हो गए और इंडिया में नए इलेक्शंस का ऐलान हो गया। और उसी इलेक्शंस में राजीव गांधी को एक खुदकुश हमले में उनको मार भी दिया गया और मज़ीद हालात ख़राब हो गए। और जब नए इलेक्शन हुए तो इंडिया में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी और उस टाइम प्राइम मिनिस्टर बने नरसिम्हा राव। और जैसे ही वो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने एक कौम से ख़िताब किया और उनको कहा कि हमारा मुल्क जो है वो इस टाइम बहुत ख़तरनाक सूरत हाल से दो चार है और हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, नहीं तो हमारा मुल्क बिल्कुल डूब जाएगा। उन्होंने फ़ौरन जो है वो अपने सेक्रेटरी को बुलाया और उन्होंने कहा कि ये जितना भी ये जो मीडिया में चल रहा है, क्या हमारे मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं? तो उस टाइम उनके सेक्रेटरी ने कहा, सर जितना मीडिया में बताया जा रहा है हमारे मुल्क के हालात इससे भी ज़्यादा ख़राब हैं। तो उस टाइम नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को कॉल, इंडिया के फाइनेंस सेक्रेटरी थे, और उन्होंने उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। और ये वो दौर था जब इंडिया की इकॉनमी ने तरक्की करना शुरू की। तो जैसे ही मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर बने तो उन्होंने कुछ ऐसी डिसीजंस ली जो इससे पहले इंडिया में शायद मुल्क दुश्मनी समझा जाता था। उन्होंने इंडियन रुपी की जो वैल्यू थी वो डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी कम कर दी। उसके अलावा उन्होंने जो है वो फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने की इजाज़त दी। उन्होंने इकॉनमी को जो है वो प्राइवेटाइज़ किया, लिबरलेशन की इकॉनमी की, ग्लोबलाइजेशन की। और उन्होंने जो सबसे मेजर डिसीजन लिया, इंडिया के शायद कुछ लोग समझते हैं कि ये हमारे लिए एक शर्मिंदगी का बायस है, उन्होंने जो इंडिया का रिज़र्व सोना था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में, जापान में, स्विट्ज़रलैंड में भेज के वहाँ से पैसे मंगवाए। और ये इसको एक टॉप सीक्रेट रखा गया। लेकिन जब ये सोना ट्रांसफ़र हो रहा था तो एक गाड़ी जो सोना ट्रांसफ़र कर रही थी उसका टायर पंक्चर हो गया। और जब वो काफ़ी उसको टाइम लगा ठीक होने में, तो वहाँ पे एक शख्स ने ये देख लिया और उसने एक सहाफ़ी को इत्तला की कि इस तरह जो इंडिया का सोना है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जब ये गाड़ी एयरपोर्ट पहुँची तो काफ़ी मीडिया वहाँ पे मौजूद थी और इस तरह ये जो सीक्रेट था वो सीक्रेट नहीं रहा, सबको पता चल गया। बहुत ज़्यादा मुल्क में वो एक तबाही मची कि जी इंडिया का सौदा कर दिया गया, इंडिया का सोना उठा के बाहर के ममालिक में रख दिया गया। लेकिन उस टाइम मनमोहन सिंह को पता था कि इस टाइम इंडिया को पैसों की ज़रूरत है। वहाँ से पैसे लेके आए गए, सोना रख दिया गया और मनमोहन सिंह ने वो डिसीजंस आके लिए जो कोई सोच भी नहीं सकता था। और उनके डिसीजंस ने फ़ौरन ही इम्पैक्ट दिखाना शुरू किया और इंडिया ने 24 जुलाई 1991 में अपना पहला बजट पेश किया, जो उन्होंने सारी रिफॉर्म्स करने के बाद किया था। इससे मुल्क में महंगाई तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन मुल्क ने आहिस्ता आहिस्ता रिकवर करना शुरू कर दिया। और आज ये वही डिसीजंस है जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इस टाइम काफ़ी हद तक स्टेबलाइज है। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया ने अपने तमाम इकॉनमी के मसाइल पे काबू पा लिया है। मसाइल अभी भी बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा सूरत हाल का चैलेंजेस का सामना है इंडिया को। लेकिन इंडिया ने उन जो एक मैसिव अमाउंट में जो उनके ऊपर बैकलैश आ रहा था उसको उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है। और अब इंडिया की इकॉनमी वन ऑफ द लार्जेस्ट इकॉनमीज़ इन द वर्ल्ड है, वो टॉप 6 में आते हैं। उसके अलावा इंडिया ने जो मेन चीज़ की 1990 में आके उन्होंने ये चीज़ डिसाइड की कि हम जो पॉलिसीज़ हैं उनमें स्टेबलाइजेशन लेके आएंगे और कंसिस्टेंसी लेके आएंगे। ये दो चीज़ों ने इंडिया को आज पाकिस्तान से बहुत आगे पहुंचा दिया है। और पाकिस्तान जो उस टाइम बहुत तरक्की कर रहा था आज कहीं पे भी नज़र नहीं आता। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।